पिज्जा बर्गर में सब्जियां डाल के दें तो उसको सब खाते हैं। अगर हम नॉर्मली घर में सब्जी बना के दे रहे हैं तो उसको कोई नहीं खा रहा है। तो कोई चूर्ण है 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, उसके बाद पे उसकी डोज वो कम रहती है तो फिर वो डोज बढ़ानी पड़ती है। फिर वही जो है वो 4 महीने के बाद फिर वो भी काम नहीं करता तो कोई नई चीज यूज करते हैं। तो जब तक हमारी आंतें जो हैं उसको अब्सॉर्ब नहीं करेंगी खाने को, तब तक उसमें कुछ फायदा मिलेगा ही नहीं। बेसिकली वो मल अंदर फंसा हुआ है, वो मूवमेंट को रिड्यूस कर रहा है। जब तक वो पूरा मल नहीं निकलेगा तो आंतें उसको अब्सॉर्ब ही नहीं करेंगे। फिर चाहे आप कितना हेल्दी खा लो, अगर आपका पेट साफ है तो 2 बादाम भी आपको उतनी एनर्जी दे देंगे जितनी एनर्जी आपको 1 मुट्ठी बादाम से मिलेगी। हम क्या कर रहे हैं आजकल, हमने ऐसा कर लिया है कि दवाइयों को हमने खाना बना लिया है और खाने को हम ले ही नहीं रहे। बट अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं पेट साफ करने के लिए एक जूस पीता हूं जिसमें गाजर, जी, इसको पीने के 1 घंटे के अंदर पेट साफ हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। बट अगर आप प्रॉपरली इन चीजों को फॉलो करेंगे तो उसमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज मैं आया हूं हरिद्वार में स्थित पतंजलि योग ग्राम में, जहां हम पतंजलि के वैद्य डॉक्टर मुकेश कुमार जी से जानेंगे कि कैसे आप अपने कब्ज को ठीक कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरली, बिना किसी दवाइयों के। और हम आपको घरेलू नुस्खे बताएंगे और नेचुरोपैथी बताएंगे कि कैसे नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट होता है, और साथ ही कौन कौन से ऐसे योगा आसन है, क्या खाया जाए, कब खाया जाए, ताकि आप अपने भोजन से ही अपने कब्ज को ठीक कर सके। तो सर, आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जैसा कि हम सुनते हैं आयुर्वेद में कि आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी रोगों की जड़ हमारा पेट है। हमारे पेट की खराबी की वजह से ही बिल्कुल हर बीमारी होती है। तो ये पेट खराब क्यों होता है? क्योंकि पहले तो इतना नहीं होता था लोगों के पेट की ये समस्या, इसलिए बीमारियां भी कम थी जी। लेकिन आजकल हर 5 में से 4 इंसानों का पेट खराब रहता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप ये समझाइए कि ये पेट खराब हो क्यों रहा है इतना आजकल? देखिए, आजकल का जो ये युग चल रहा है, सबसे ज़्यादा क्या हो गया है कि इंडिया अब ऐसा हो गया है, इंडिया के सभी देश ऐसे हो गए कि वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जा रही हैं। हमारा फिजिकल एक्टिविटी जो एक पुराने ज़माने में होता था और आज के ज़माने में बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। सेकेंड चीज़ है कि हम कुछ भी नेचुरल चीज़ें कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से, नेचुरल चीज़ें नहीं कंजप्शन होने से, और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो एक फिजियोलॉजिकल क्लॉक है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। बेसिकली जब हमने उठना है हम नहीं उठ रहे हैं, जब इजीली हमें रात को सोने का समय है हम उस समय पे नहीं सो रहे हैं, समय समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, या पानी का कंजप्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिगड़ रहा है। उसका हमें स्टार्टिंग में नहीं पता लगता है। कभी कभार जैसे मोशन हमारे इरेगुलर हो रहे हैं, जैसे आज आ रहा है, सुबह आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी अल्टरनेट हो गया, कभी हमारे मोशन बहुत फ्रीक्वेंट हो जा रहे हैं, कभी हमारे मोशन में हार्डनेस आ जा रही है। तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन तो ऐसा है कि जब हमें मान लो कि सप्ताह में 3 दिन मोशन हो ही नहीं रहा है, उसके कारण से हमें वो भी एक मेन ही है, तभी हम जान सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा है, या हमारे मोशन जो है इरेगुलरिटी हो रही है, अनसेटिस्फैक्टरी हो रहा है। और उसका एक मेन रीज़न ये भी हुआ है आजकल कि हमारा जो ये हम मॉडर्न में जो हम इंग्लिश शीट्स यूज़ कर रहे हैं बैठने के लिए, उसमें हम मॉडर्न टॉयलेट सीट्स जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो पेल्विक रीजन है उसकी मसल्स प्रॉपर तरीके से ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण से भी जो हमारा एक बारी में मल क्लियर हो जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए भी बार बार हमें हाजत हो जाती है कि हाँ अभी कुछ मोशन किया, फिर थोड़ी देर समय के बाद कुछ पानी पिया या जूस पिया, उसके बाद में फिर हमें मोशन जाना पड़ रहा है, तो वो एक इरेगुलरिटी उसमें हो जा रही है। तो अगर हमें उसको ठीक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समय समय पे भोजन करें। अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो लोग समय पे भोजन भी करते हैं, समय पे पानी भी पी रहे हैं, सारी चीजें करते हैं, एक्टिविटी भी कर रहे हैं, बट उनको कभी कभी क्या होता है किसी रोग के कारण से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्योंकि हम जो बहुत सारी दवाइयां यूज कर रहे हैं, जो एलोपैथी की दवाइयां खाई जाती हैं, या नॉर्मली कोई दवाई बहुत लंबे समय से खाई जा रही है, वो क्या कर रही है कि वो हमारे आंतों के जो मूवमेंट्स हैं उनको रिड्यूस कर दे रही है, जिसके कारण से भी हमारा पेट जो है जितना सेटिस्फैक्टरी क्लियर होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। सेकेंड चीज हो रही है कि हम पानी का कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे इतने ड्रिंक्स आजकल ये तैयार हो गए हैं कि पानी हम नहीं पी रहे हैं, आप चाय ले लो, कॉफी ले लो, उसके कारण से भी क्या हो रहा है कि पानी का कंजप्शन रिड्यूस हो जा रहा है, जिसके कारण से सफिशिएंट अमाउंट में जितना लिक्विड कंजप्शन होना चाहिए उतना नहीं
हो रहा है तो उसके कारण भी डिहाइड्रेशन होके भी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा कारण है फाइबर का खाना हम खा ही नहीं रहे। लोगों ने आजकल ये सारी चीजें, अगर हम पिज्जा बर्गर में सब्जियां डाल के दें तो उसको सब खाते हैं। हाँ। अगर हम नॉर्मली घर में सब्जी बना के दे रहे हैं तो उसको कोई नहीं खा रहा है। तो पहली पसंद हमारी वो जो एक क्रिएटिव चीजें मिल रही हैं उसके ऊपर जा रही है, जबकि हम नेचुरल चीजों को कंजम्पशन ही नहीं कर रहे हैं। तो फाइबर कम होने की वजह से भी हमारे मोशन में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी हमारी दिनचर्या है, समय का हम सुबह व्यायाम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारी रूटीन लाइफस्टाइल में आ गया हो या हम किसी ऐसे काम में हो कि उन चीज नहीं हो रही है, तो वो भी चीजें जो है वो हमें कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा दे रही हैं, बढ़ाए जा रही हैं। और दूसरा इंसान क्या करता है आजकल कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ तो उसको पता है कि हम एक पाउडर ले लेंगे उससे साफ हो जाता है, कोई जूस ले लिया उससे साफ हो जा रहा है, या कुछ दवाई है, तो वो बिल्कुल ऐसे इजी तरीके ढूंढते हैं उसको ठीक करने के कि ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़े, पाउडर खाया पेट साफ हो गया। बट उनसे क्या होता है कि जैसे हम कोई पाउडर खाते हैं तो स्पेसिफिकली वो पाउडर पेट को क्लियर कर रहा है, बट की जो रूट कॉज है कि हमारी आंतों के जो मूवमेंट है उसको तो बढ़ा ही नहीं रहा है। जब तक आंतों के मूवमेंट्स नहीं बढ़ेंगे तब तक वो चीज वैसे ही चलती रहेगी। तो कोई चूर्ण है 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, उसके बाद पे उसकी डोज वो कम रहती है तो फिर वो डोज बढ़ानी पड़ती है, फिर वही जो है वो 4 महीने के बाद फिर वो भी काम नहीं करता, तो कोई नई चीज यूज करते हैं। तो नई नई चीजें जब हम करते रहते हैं जबकि हमें करना नहीं चाहिए, थोड़े दिन के ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है तो यूज कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो रूटीन को बना के ही वो हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं जी। तो वो उसी से सारी चीजें ठीक होंगी। अपने यहाँ पे अभी जैसे कोलोन हाइड्रोथेरेपी शुरू हो गई है जो प्रॉपरली पूरी आंत की क्लीनिंग कर देती है, बट वो एक क्या हुआ कि वो मशीन के यूज से हम पेट को क्लियर कर रहे हैं। एक होता है शंख प्रक्षालन, जिसमें क्या किया जाता है कि पर्टिकुलरली सीरीज ऑफ आसन्स रहते हैं उनको करवाते हैं, साथ में आपको आंवले का जूस दिया जाता है, आंवले का पानी बनाया जाता है जिसको ओवरनाइट सोक किया जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में उसमें सॉल्ट भी कंज्यूम डाला जाता है, मॉर्निंग में उसको हल्का ल्यूकवार्म करके उसको पिलाया जाता है। तो उसमें पर्टिकुलर आसन है, जैसे आपका ताड़ आसन हो गया, तिर्यक ताड़ आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, तिर्यक भुजंग आसन हो गया, आपका उत्कट आसन हो गया, ये सारे आसन लगातार कराए जाते हैं। इधर पानी पिलाया जाता है, आसन कराए जाते हैं। अब स्पेसिफिकली आंवला जो है वो विरेचक का काम करता है, और ये जो आसन कराए जाते हैं वो आपके आंतों के मूवमेंट्स को इंक्रीज करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप पानी पिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो धीरे 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 जैसे मूवमेंट्स बढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसे आता है कि जैसा पानी हमने पिया रहता है वैसा ही हमारा पेट टोटली क्लियर आउट हो जाता है। उसके बाद में जब हमारा पेट टोटली क्लियर हो गया तो उसका प्रोसीजर है कि उसके बाद में हमने खाने में खिचड़ी खानी है, घी खानी है लुब्रिकेशन के लिए, ताकि ड्राइनेस नहीं आए। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे जब कोई इंसान अपनी डाइट को मेंटेन करके चलेगा, उससे वो चीज हमारी धीरे धीरे करके रेगुलर और ट्रेन हमारी पटड़ी पे आना शुरू हो जाएगी, पेट क्लियर होगा। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि हम इतना खाना खाते हैं फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है, इतना हेल्दी खाना खा रहे हैं फिर भी नहीं। तो जब तक हमारी आंतें जो हैं उसको अब्जॉर्ब नहीं करेंगी खाने को, तब तक उसमें कुछ फायदा मिलेगा ही नहीं। बेसिकली वो मल अंदर फंसा हुआ है, वो मूवमेंट को रिड्यूस कर रहा है। जब तक वो पूरा मल नहीं निकलेगा तो आंतें उसको अब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। फिर चाहे आप कितना हेल्दी खा लो, अगर आपका पेट साफ है तो 2 बादाम भी आपको उतनी एनर्जी दे देंगे जितनी एनर्जी आपको 1 मुट्ठी बादाम से मिलेगी। अगर आपका पेट साफ नहीं है, फिर चाहे आप 1 मुट्ठी बादाम ही खा रहे हैं, उतनी एनर्जी उससे मिलेगी ही नहीं, और वो भी आपके रोगों को बढ़ावा देगा। हाँ, मतलब पेट साफ होना एकदम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो उसको क्लियर करने के लिए रूटीन दिनचर्या जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसी को मेंटेन करके उसको एक जड़ से खत्म किया जाता है। बाकी दवाइयां गोलियां उसमें सहायता करती हैं, जरूरी है। अगर बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है तो दवाई गोली की सहायता ले सकते हैं, उसे कर सकते हैं, बट अगर आप प्रॉपरली इन चीजों को फॉलो करेंगे तो उसमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और साथ ही साथ में थोड़े हल्के ट्रीटमेंट, जैसे पेट की मसाज हो गई, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर बना के रख ली, या फिर गर्म ठंडे सिकाई कर ली पेट की, या कटी स्नान कर ली, ये चीजें ऐसी हैं जो जनरली पहले इंसान करते थे। और इजीली वो सब चीजें करके क्या होता था, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती थी तो उनको अगर 1 कटोरी हम घी भी खिला रहे हैं तो उसको पचा लेते थे। आजकल 2 अगर चम्मच भी किसी को दे रहे हैं तो वो नहीं पचा पा रहे हैं उसको। वो क्यों? क्योंकि अब फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली रिड्यूस हो गई है। और मेन सहारा इसका बोल देते हैं कि जी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बट लाइफस्टाइल बनाया किसने? खुद ने बनाया है। हमारी चॉइस है कि हमने रहना कैसे है। अगर हम लग्जरी रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, अगर हम प्रॉपर तरीके से वो करेंगे, क्योंकि शरीर अगर अच्छा है
तो हम सारी चीजें कर पाते हैं, क्योंकि रहना तो हमने शरीर में ही है। हाँ, ये बात तो है। हम क्या कर रहे हैं आजकल, हमने ऐसा कर लिया कि दवाइयों को हमने खाना बना लिया है और खाने को हम ले ही नहीं रहे। बट अगर हमारा खाना दवाई के रूप में चलेगा तो हमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं बेसिकली। तो सर इसमें आपने बताया ना कि आंतों का जो मूवमेंट होता है हाँ, वो प्रॉपर होगा, बिल्कुल, तो हमारा बीमारियां लगेंगी ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करके सिस्टमेटिकली समझना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतनी सारी चीजें, आसन बता दी, एक्सरसाइज हाँ, बता दी, सब फास्ट फॉरवर्ड हो गया जी। तो अब मैं से एक एक करके पूछता हूं कि हम कौन कौन सी जो आपने चीजें बताई है, थेरेपीज हम डिटेल में जानेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आप ये बताइए कि आंतों का जो मूवमेंट है, हाँ, इसे हम अपने कौन कौन सी डाइट को खाकर, यानी कौन कौन सी भोजन सामग्रियों को लेकर ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। अब देखो, जो इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट्स हैं उनको बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं, और इंटेस्टाइनों को सबसे अच्छा उसके मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए जितना हम रेशेदार सब्जियां खाएंगे, जो भी आजकल साग सब्जियां लग रही हैं सर्दियों के सीजन में बेसिकली जो मिलती हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, आपका ये फल है, चाहे सेब है, नाशपाती है, पपीता बहुत अच्छा पेट साफ करता है, तो उन चीज़ों को कंज्यूम करने की आवश्यकता। बट उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जब हम उस हिसाब से उनको मैनेज करेंगे तो उससे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। अब देखो, आपका चुकंदर गाजर है, अगर किसी का पेट नहीं ही साफ हो रहा है, चुकंदर गाजर को अच्छे से बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद सुबह नाश्ते में उसको आप कंज्यूम अगर लगातार करेंगे तो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आंतों के मूवमेंट को बढ़ाएगा, आपकी एसिडिटी, गैस, सब चीज़ों को ठीक करके आपके पेट को भी क्लियर करेगा। इसके अलावा आपकी नाशपाती है, नाशपाती का जूस अगर आप पिएंगे तो उससे आपकी गैस में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, वो पेट को भी क्लियर करा देगा। ऐसे ही आपका पपीता हो गया, इसको रात के समय के भोजन में अगर आप कंज्यूम करेंगे तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। बट हमारा लॉजिक क्या होता है कि हम 4-5 फ्रूट एक साथ मिक्स करके खाते हैं, सैलेड बॉल बना के या चाट बना के। तो उसमें क्या है, देखो हर चीज़ का कंजप्शन करना जरूरी है, बट उसका क्या है कि डाइजेशन अलग अलग जगह पे होता है। हम सारी चीज़ें एक साथ खा लेंगे तो ना तो एक चीज़ अपनी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचेगी डाइजेस्ट होने के लिए, ना तो दूसरी। तो जब भी आप फ्रूट डाइट करते हैं या फ्रूट फास्टिंग करना भी चाह रहे हैं तो ट्राई ये करें कि एक टाइम में एक ही फ्रूट का कंजप्शन किया जाए और दूसरे टाइम में दूसरे फ्रूट का कंजप्शन किया जाए, ताकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और इजी हो जाए, ताकि उसको पचाया जाए। और जितना कम खाना खाएंगे उतना जल्दी जब हमारा पाचन अच्छा होगा, वो उतना जल्दी हमारे पाचन को रेस्ट मिलेगा। नॉर्मल है, अगर उसको रेस्ट मिलेगा तो फंक्शनिंग और अच्छी होगी। तो हमने बेसिकली आंतों के मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अच्छे से देनी है जिससे उसको खुशी मिलती है बेसिकली, कि वो मूवमेंट को खुशी खुशी पचाएगा और खुशी खुशी उन चीज़ों को ठीक करेगा। तो उसके लिए चुकंदर गाजर हो गया, या आपका नाशपाती का जूस हो गया, पपीता हो गया, मूली है, गाजर है, इन सब का कंजप्शन अगर किया जाएगा या मौसम के अनुसार चीज़ दी जाएगी और पर्टिकुलर गैप में दी जाएगी तो मूवमेंट्स को अच्छे से बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ में पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पानी अगर हम लगातार अच्छे से कंज्यूम करेंगे तो वो भी हमें, पर लोगों का क्या होता है मानना कि सुबह उठे 4 गिलास पी लिया, पेट साफ हो गया, उसके बाद में दिन भर में पानी पीना ही नहीं है। बट पानी का पीने का तरीका क्या है कि आप हर घंटे 1 गिलास या 1.5 गिलास को कंज्यूम करें, और पानी धीरे धीरे करके पीना, ऐसा नहीं कि फटाक से पी लिया, नहीं, वैसे नहीं। पानी पियो, एक घूंट लो, उसमें सलाइवा मिक्स करो, उसको निगल लो। उससे क्या है, वो आपके एसिड फॉर्मेशन को भी रिड्यूस कर देता है, उससे आपका भूख भी मैनेज हो जाता है और वो आपकी क्रेविंग्स को भी मैनेज करता है। तो पानी का कंजप्शन हो गया और सब्जियों का हो गया। ऐसे ही आपके फ्रूट्स हैं, उनको कंज्यूम करेंगे तो पेट के जो मूवमेंट्स है, बेसिकली इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट्स है, वो अच्छे से क्लियर आउट होना शुरू हो जाएंगे और वो पेट को साफ अच्छे से कर देगा उसमें आपका। तो सर इसमें एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुतों को कहा ना कि ये सारी चीजें खानी है। हाँ। अब लोग एक क्वेश्चन करते हैं कितना खाएं। हाँ, उसमें देखो ऐसा है कि खाना डिपेंड करता है कि उनका बॉडी वेट कितना है। अगर किसी को ओबेज पेशेंट है तो हम उसको उतना नहीं दे सकते जितना किसी का अंडरवेट का पेशेंट है। तो हमने अगर लेना भी है तो एक नॉर्मल बाउल जो हमारे घर में रहता है वो एक बाउल हम कंज्यूम कर सकते हैं एक टाइम पे, एक कटोरी जो होती है, एक कटोरी, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एप्पल खा सकते हैं, या 100 से 150 ग्राम हम पपीता खा सकते हैं। एक नाशपाती जो पूरा फ्रूट है वो एक नाशपाती खा लिया हमने, या 2 मौसमी खा ली, 2 ऑरेंजेस खा लिए, उस हिसाब से। क्योंकि अगर हम इसको भी ऐसे पेट भर के खाना शुरू करेंगे, अब जैसे ओबेज पेशेंट रहते हैं जिनको प्रॉब्लम रहता है ये, तो उनको अगर हम वाटरमेलन खिलाएंगे तो वाटरी कंटेंट है उसमें, तो अगर वो इतना भी खा लेंगे तो उसका
कुछ निकल नहीं रहा है बेसिकली, वो आपके क्लियर आउट ही कर रहा है, टॉक्सिन्स को निकाल रहा है। तो उस हिसाब से पर्टिकुलरली कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस चीज को मैनेज किया जाएगा कि आपको अगर उसको लेना है तो आपका बॉडी वेट कितना है और कैसे आपने कितना आपकी सीवियरिटी ऑफ कंडीशन है, उस हिसाब से। अगर आप एक बारी में ज्यादा बल्क नहीं लेंगे तो उसको डिवाइड कर लीजिए। मान लो जैसे आप 2 बारी खाना चाहते हैं तो एक बारी में कम लेके दूसरी बारी में कर ले तो मैनेज हो जाएगा। तो दोनों बारी एक एक बाउल ले लेंगे तो दोनों चीजें हो जाएंगी और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। जी, इसमें एक चीज है कि जैसे मान लो मेरा कभी, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं पेट साफ करने के लिए एक जूस पीता हूं जिसमें गाजर, जी, चुकंदर, जी, आंवला, अदरक, पालक और उसमें मौसमी या संतरा, जी जी बिल्कुल, या थोड़ा उसमें पाइनएप्पल भी मिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको पीने के 1 घंटे के अंदर पेट साफ हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। ये कितना असरदार है औरों के लिए भी, क्योंकि ये मेरे को तो असर करता है, बहुत अच्छा करता है। बिल्कुल, क्या ये औरों को भी करेगा? बिल्कुल करेगा, बट इसमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो चुकंदर, गाजर, आंवला, हल्दी आपने अदरक बताया, ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट सबका शरीर जो है वो टोटली डिफरेंट है। कई लोगों को यही चीज़ बहुत रामबाण का काम करेगी, कई लोगों को हो सकता है कि यही चीज़ गैस एसिडिटी भी करे। तो जब भी आप किसी जूस को कंज्यूम करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में उसकी कम क्वांटिटी ली जाए और उसको डाइल्यूट करके लिया जाए। तो उसमें क्या है कि दोनों लोगों को उससे नुकसान नहीं होगा। और जब आप कोई चीज शुरू करते हो ना, तो पहले 2-3 दिन के लिए उसको कम क्वांटिटी में लेके ऑब्जर्व करो कि शरीर में चेंजेस क्या हो रहे हैं। आपको 1-1.5 घंटे में ही पता लग जाएगा कि हमें गैस बना रहा है या हमें एसिडिटी कर रहा है। तो उस हिसाब से उसका क्वांटिटी प्लस उसका कंजप्शन कितने दिन के लिए करना है वो आपकी श्योर होगा उसमें कि कैसे करना है उसको। जी, इसमें कुछ फल हैं जैसे केला और अनार, क्या ये वास्तव में पेट खराब करता है? जैसे क्या केले को खाकर और अनार को खाकर कब्ज होता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ कई लोगों का क्या है, मेंटेलिटी वैसे सेट है कि हम अगर केला खाएंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या अगर हम अनार के बीज चबाएंगे तो उससे हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रांग है। वैसे तो फलों को खा के कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, बट हाँ अगर किसी को बहुत एक्सेस में लूज मोशंस हो रहे हो तो केले का कंजप्शन अगर कराया जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टूल फॉर्मेशन अच्छे से करेगा। और स्टूल फॉर्मेशन होने से क्या होगा कि जो हार्डनिंग ऑफ स्टूल होती है, जो हमारा कॉन्स्टिपेटेड स्टूल होता है, वो सॉफ्ट होके हमारा रिमूव होना शुरू करेगा। वो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं क्रिएट करेगा उसमें। तो वो मोशन को सॉफ्ट करने में और मोशन को बांधने में सहायता करता है। जैसे आपके सुना होगा कि आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशंस रहता है। तो अगर हम उनको 2 केले अच्छे से दही और इसबगोल में पेस्ट बना के अगर देते हैं या थोड़ा सा उसमें खसखस डाल के देते हैं तो वो मोशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है और उसको बांधने में सहायता करता है। वो मोशन को कॉन्स्टिपेटेड नहीं करते। बट हाँ ठीक है, अगर हमारा उसका कंज्यूम करने का तरीका गलत है या हम उसको दूध के साथ ले रहे हैं तो बहुत बार वो चीजें क्या करती हैं, वो नुकसान भी करती हैं उसमें। चाय, क्योंकि हिंदुस्तान में पानी के बाद जो सबसे ज्यादा पी जाती है वो है चाय। और बहुत से लोग कहते हैं कि चाय पीने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई चाय हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, हमारी आंतों में सिकुड़न पैदा करती है, पानी की कमी करती है। बिल्कुल। तो एक कब्ज वाला जो मरीज है उसके लिए कितनी नुकसानदायक है चाय पीना? देखिए जब हम लॉन्ग टर्म से कैफीन या फिर निकोटीन का कंजप्शन कर रहे हैं तो उससे डिहाइड्रेशन तो हो ही रहा है शरीर में। जब डिहाइड्रेशन होगा, लुब्रिकेशन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ है वो प्रॉपरली मूवमेंट नहीं करेगी। तो एक तो कारण ये हो गया कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे मूवमेंट स्लो हो रहे हैं। अगेन वही चीज़ आ गई कि मूवमेंट स्लो होगा, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, तो वो एक नुकसान तो कर ही रहा है। बट इंडियंस की मेंटेलिटी कैसी है, देखो चाय पिएंगे तो पेट साफ होगा, नहीं पिएंगे तो नहीं साफ होगा। अब यही चीज अगर हम जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो कि घर में शादी है या कुछ फंक्शन है, पूरा दिन चाय नहीं पी तो ना तो उनके सर में दर्द होगा, ना ही उनका पेट में कुछ गड़बड़ होगी, वो सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो हमने वो मेंटेलिटी वैसी बना रखी है कि चाय पीने से हमारा पेट साफ होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो करती नुकसान ही है। वो हमारे डिहाइड्रेशन करके, मूवमेंट को प्रॉपरली डिस्टर्ब करके, उसके कारण से क्या है कि वो हमें नुकसान कर रही है, वो पेट को क्लियर नहीं करवा पा रही है। दूसरा क्या हो रहा है कि उसको लगातार लेने से वो शरीर उसकी डिमांड करता है, और जब लगातार हम लेते रहेंगे और शरीर डिमांड करेगा और फिर हम उसको सडनली जैसे नहीं लेंगे
तो जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाना या हमें हेडेक हो जाना या गैस बन जाना, ये सारी चीज़ें। और लोगों को पता होने के बावजूद भी अगर कोई बोलता है कि चाय से गैस बनती है तो उसमें अजवाइन डाल के चाय ले रहे हैं कि जी वो गैस खत्म करती है, तो वो बढ़ा भी रहे हैं, खत्म भी कर रहे हैं, पर वो नुकसान कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कर ही रही है। हाँ, वो एक हैबिट के उसमें नहीं होना चाहिए। कभी कभार ठीक है, कभी हो गया, बट वो अगर रेगुलरली लेंगे तो वो एंड अप उसी पे होगा कि जी पेट साफ नहीं हो रहा है, मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहे हैं और डिहाइड्रेशन होके प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा क्या है कि चाय के चक्कर में पानी का कंजप्शन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। पानी नहीं पिएंगे तो अगेन वही डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होके कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आपने, चलो चाय के बाद हम दूध की बात करेंगे, लेकिन आपने पानी की बात की है तो इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा। हर कोई कहता है जी कि हाइड्रेटेड रहो, डिहाइड्रेशन होगा तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा, बिल्कुल क्योंकि पानी की कमी से मूवमेंट नहीं हो पाएगा स्टूल का, और तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन अगर कोई इंसान ओवर हाइड्रेटेड हो रहा है, ज्यादा पानी पी रहा है अपनी जरूरत से, तो क्या वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा पानी पिएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि उस पानी को निकलने का भी एक तरीका होता है। वो यूरिनेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्वेटिंग होगी, और वो पानी क्या करेगा कि हमारे शरीर में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और वो जब स्टोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवमेंट प्रॉपर नहीं होंगे, और वो भी जब कंप्रेस करेगा हमारी चीज़ों को तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग क्या करते हैं कि उनको सूजन आ जाती है शरीर में, या तो वो सूजन क्यों आ रही है? क्योंकि जो नमक हम कंज्यूम करते हैं वो नमक क्या करता है, वो हमारे शरीर में वाटर का रिटेंशन कर देता है। वाटर का रिटेंशन जैसे ही होगा तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि जो पानी पिया हुआ पेट में रहेगा। वो जरूरी नहीं है, वो तो हमारे सब लिम्स में जाएगा, सब जगह दौड़ेगा, धूपेगा। तो सबसे ज़्यादा मेन कहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है? जैसे पैरों में स्वेलिंग हो गई, लगातार पैर लटका के रखते हैं, पैरों में स्वेलिंग हो जाता है, या कहीं ना कहीं हमारी एब्डोमिनल कैविटी में रिटेंड होना शुरू हो जाता है, जो कि प्रेशर क्रिएट करता रहता है लगातार आंतों पे। तो उसकी वजह से भी फिर मूवमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ बहुत से लोग, क्या हर कोई मना करता है, अगर हम नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करेंगे आयुर्वेद के, बिल्कुल कि खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए, बिल्कुल खाना खाने के बीच में पानी ना पिए, और खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। बिल्कुल। तो इसका क्या, जो मुझे रीजन समझ में आया कि हमारी जो जठर अग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर हम कहते हैं, अगर हम खाना खाने के तुरंत पहले पानी पी लेंगे तो फिर वो मंद हो जाएगी, डाइजेस्टिव फायर कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो भोजन करेंगे वो ठीक से पचेगा नहीं। बिल्कुल। खाना खाने के बीच में पानी पिएंगे तब भी वो डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी, तो खाना नहीं पचेगा जी। और जब हमने भोजन कर लिया तो डाइजेस्टिव फायर है, भोजन पच रहा है, तो अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो भी वो डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी, फिर भी खाना नहीं पचेगा। बिल्कुल। तो इसलिए खाना खाने से पहले, बीच में और तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल, तुरंत बाद। देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक चूल्हा है, चूल्हा जल रहा है और खाना पक रहा है, सडनली हम चूल्हे में पानी डाल देंगे तो क्या होगा? आग बुझ गई, खाना आधा पका आधा कच्चा रह गया। तो यही सेम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसको चूल्हा समझ लिए। अगर आप बीच में पानी पी रहे हैं तो सडनली जब उस जठराग्नि को मंद कर देगा तो आपका डाइजेशन जो है वो रिड्यूस होगा। वो एकदम से क्या है कि एक तो डाइजेस्ट नहीं होगा, जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो अब्जॉर्ब नहीं होगा, फिर वो आपको कभी कहीं गैस बनाना शुरू कर देगा, और गैस के साथ साथ में फिर आपको एसिडिटी भी क्रिएट करेगा। तो वो एक दिन की बात नहीं। अब एक दिन ठीक है, किसी को हुआ, उसने कैसे करके मैनेज कर लिया। अब लगातार ही वो चीज़ जब हुए जा रही है तो फिर वो कहीं ना कहीं एंड अप आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज में करेगी कि आपको गैस, एसिडिटी, डाइजेशन का प्रॉब्लम, मोशन क्लियर नहीं होना, उस पे एंड अप होता है जी। आजकल बहुत लोग कहते हैं ना कि हम दूध पीते हैं, दूध पीने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होता है, या गैस बन जाती है, एसिडिटी होती है, जबकि आयुर्वेद में ये भी लिखा हुआ है कि दूध बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। और रात को दूध पीने से कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। बिल्कुल। तो ये आजकल लोगों को दूध पीने से इतनी समस्या क्यों हो रही है? प्रॉब्लम क्या है? देखो, दूध पीने का एक पर्टिकुलर टाइम है ना। अब दूध जो है वो दूध पूरे आपके 2.5 से 3 घंटे पचने में लेता है। हाँ। अब अगर हम दूध को खाना खाने के बाद तुरंत कंज्यूम कर लेंगे तो आपको डाइजेशन में इशू करेगा। हाँ। अगर आप उसमें प्रॉपर गैप दे के उसको कंज्यूम करेंगे तो आपको डाइजेशन के इश्यूज नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे दूध पी लिया, साथ में कुछ खा लिया, तो क्या हो रहा है कि दूध जो है जब तक आपने प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंचेगा डाइजेस्ट होने के लिए तो उसमें वो डाइजेशन नहीं होगा, ना तो हमें दूध से न्यूट्रिशन मिलेगा कुछ। उस बीच में जो चीज़ हमने खाई हुई है उसका डाइजेशन मान लो कि यहीं मुंह से स्टार्ट होता है, उसका डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, दूध पेट में पहुंच चुका है पर दूध प्रॉपरली वहाँ अपनी जगह पे नहीं पहुंचा, इस बीच उसका डाइजेशन का जो टाइम है वो खत्म हो गया।
हाँ जी। वो दूध पेट में रह के ही प्यूट्रीफाई होके आपको गैस और एसिडिटी रिड्यूस कर बनाना शुरू कर देगा। अगर हम कुछ और चीज नहीं खा के सिर्फ दूध को खाएंगे तो आप भले ही उसको एक्सपीरियंस कर लो कि अगर हम अकेला दूध पिएंगे तो एज कंपेयर टू किसी चीज़ के खाने के साथ में वो दूध हमें इजीली पच जाएगा, उससे न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा होगा और उससे हमें गैस का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उसमें अगर हम हल्का सा ये बादाम रोगन डाल के पीते हैं तो उससे भी हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो दूध का ऐसा है कि उसका एक पर्टिकुलर टाइम बनाना पड़ेगा कंज्यूम करने के लिए, खाना तब खाने वो के 1-2 घंटे बाद। बिल्कुल, और वो भी डिपेंड करेगा कि आप खाने में क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपके खाने में फल है तो 1-1.5 घंटे के बाद आप दूध को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर मील ले रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटे का इंतजार करना ही पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि शाम का भोजन जो है वो टाइमली कंज्यूम करो। अगर हम उसको 6 बजे कंज्यूम कर लेंगे, ऑटोमेटिक सी बात है कि 7, 7:30, 8 बजे तक वो जब पच जाएगा तो 9 बजे इजीली इंसान दूध पी के सो सकता है। तो उसमें उसको नुकसान नहीं होता है फिर। जी। ये चीज़ है। ये तो आपने इतनी सारी चीजें बताई है। अब मैं जानना चाहूंगा घरेलू नुस्खे, ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज हो सकती हैं बिल्कुल जो हम घर पे बना सकते हैं आसानी से और उससे हमारा पेट साफ होने में मदद मिले। जी। अब इसमें सबसे पहले आपको एक पंचामृत का पेय बताते हैं। जैसे आपका धनिया हो गया, सौंफ हो गया, जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, इसका पाउडर बना लिया जाए और रात को इसको भिगो दिया जाए। सुबह इसको हल्का ल्यूकवार्म करके एक गिलास अगर रेगुलर रूटीन में कंज्यूम किया जाएगा तो वो पेट को बहुत अच्छे का साफ खाली पेट पीना है? जी बिल्कुल। और कितनी क्वांटिटी में मिलाने हैं सब? उसमें सबका पाउडर बना लें, 1/3 स्पून रात को भिगो दें और उसको कंज्यूम कर लें। बट जिन पेशेंट्स को मान लो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसमें सिर्फ धनिया, सौंफ और जीरा और साथ में थोड़ा सा मुलहट्टी और गुलाब की पंखुड़ियाँ वो मिला के अगर कंज्यूम करेंगे तो उससे एसिडिटी भी नहीं होगी और पेट भी साफ हो जाएगा जी। इसके अलावा ये तो हो गया, जैसे ड्रिंक्स में हमने इसको ले लिया। इसके अलावा आपका है, जैसे मैंने बताया, नाशपाती का जूस। नाशपाती का जूस भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, उससे पेट अच्छे से साफ होगा। अमरूद आपका पेट के लिए बहुत अच्छा है, अमरूद का कंजप्शन कर सकते हैं। फलों में अमरूद हो गया, पपीता हो गया, नाशपाती हो गया, इन सब से पेट साफ अच्छे से होता है। जूसेस में आपको जैसे मैंने बताया, ये पंचामृत का पेय बताया मैंने आपको, पितहर का बताया जो दूसरा है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा है आपका ये नाशपाती का जूस है, वो पेट बहुत अच्छे से साफ करेगा। तो इन चीज़ों को अगर प्रॉपर रूटीन में कंज्यूम किया जाएगा तो उससे पेट आपका काफ़ी अच्छे से साफ हो जाएगा। क्या त्रिफला कारगर है पेट साफ करने के लिए? बिल्कुल कारगर है, बट बात वही आ जाती है कि आप उसको कितने समय से कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप उसको लगातार ही कंज्यूम कर रहे हैं तो एक समय के बाद जब शरीर उसको या हमारी आंतें जब उसको अडॉप्ट कर लेंगी तो जो रिजल्ट उसने फर्स्ट टाइम दिया होगा वो रिजल्ट आपको आने वाले समय में नहीं आता है। मतलब गैप देके यूज करना ज्यादा सही रहता है ताकि शरीर को आदत ना पड़े। आदत अगर पड़ेगी तो अगेन वो चाय वाली हैबिट हो जाएगी कि हम पी रहे हैं तो ठीक है, नहीं पी रहे हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो आदत नहीं बना के ऐसे करेंगे। नहीं तो आप चुकंदर गाजर बहुत अच्छा है, चुकंदर को बॉईल करिए, गाजर को बॉईल करिए, उसको हल्के से दही में मिक्स करके उसमें इसबगोल का चम्मच डाल दीजिए एक, और उसका पेस्ट बना लीजिए। रेगुलरली नाश्ते में अगर इस पेस्ट को कंज्यूम किया जाएगा तो वो पेट खूब अच्छे से साफ करेगा। अच्छा। उससे वो नेचुरल भी हो गया, नुकसान भी कुछ नहीं है और पेट भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि आप जो भी चीजें कंज्यूम करें वो सीजनल करें। बिल्कुल, क्योंकि हर सीजन में मौसम के हिसाब से ना भोजन सामग्रियां बदलती है जी, तो हमारी बॉडी को भी आदत नहीं पड़ती। वो ऋतुचर्या या दिनचर्या उस हिसाब से जब हम बॉडी को ही ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट होने में समय नहीं लगेगा। ये चीज है। अंजीर, मुनक्का बिल्कुल क्या पेट साफ करने के लिए फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद है, बट कई लोगों को क्या होता है कि जैसे अगर उनको रॉ फॉर्म में लिया जाए तो एसिडिटी या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कई लोगों को पच नहीं पाता, हीट ज़्यादा रहती है। तो अगर हम उनको ओवरनाइट सोक करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको कंज्यूम करेंगे तो उससे वो वाला खतरा आपका मिट जाता है और उसको कंजप्शन भी अच्छे से हो जाता है, डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। वैसे तो अंजीर को सुपर फूड माना जाता है बिल्कुल, क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और ऐसी मुनक्का भी है, लेकिन मुनक्का को लोग कहते हैं कि भिगाना जरूरी होता है बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो प्रॉपर अब उसका बेनिफिट डाइजेस्ट कर सके। जी बिल्कुल। अब कितने मुनक्का? देखो, नॉर्मल इंसान को अगर ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो अगर वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट अपना ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का करना चाह रहा है तो उसमें जैसे 6 से 7 बादाम रात को भिगो दे, 4-5 मुनक्का रात को भिगो दे, 2 से 3 अंजीर वो भिगो सकता है, साथ में उसका अखरोट हो गया, 2 अखरोट और रात को भिगो सकता है। उसको वो मॉर्निंग में इजीली कंज्यूम कर सकता है। उसके साथ में एक हेल्दी अगर ब्रेकफास्ट की हम चर्चा करें तो उसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स के साथ में 1 बाउल आप फ्रूट का बना लो,
एक बाउल आपका स्प्राउट्स का कर लो, क्योंकि अंकुरित चीज़ें भी पेट साफ करने में बहुत सहायता करती हैं। बट कई लोगों को रॉ अंकुरित चीज़ें जो होती हैं वो गैस फॉर्मेशन करती हैं, तो अगर हम उनको हल्का सा स्टीम करके ले लेंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और वो बहुत रिच सोर्स है हमारे विटामिन B12 का, जो कि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा जिसकी शॉर्टेज है सब लोगों को। और इतनी हरी पत्तेदार सब्जियां और सब चीज़ें होने के बावजूद भी इंडिया में सब लोग 80% लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है या विटामिन D की कमी होती है। तो अगर हम ब्रेकफास्ट में इन सब चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, एक तो इससे फ़ायदा होगा कि हमारा रूटीन में एक स्ट्रेंथ लेवल जो है वो बढ़ा रहेगा, डाइजेशन हमारा प्रॉपर होगा, और तीसरी चीज़ है कि एनर्जी हमारी लो नहीं होगी उसमें। जी। ये तो हमने पूरा भोजन, खान पान सब कुछ डिस्कस किया। अब आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कौन कौन से योगाभ्यास, यानी कौन कौन से हम योग कर सकते हैं, किस तरह से करें, किस टाइम पर करें और कितने करें ताकि पेट साफ हो जाए। एक एक चाहूंगा आप बताएं उनके नाम और कितना करना है। देखिए, कोई भी आसन है अगर उसको आप करना चाह रहे हैं तो आसन का एक पर्टिकुलर है कि हमारा पोस्चर, आसन मतलब पोस्चर हमारे पेट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है तो उसमें पेट से संबंधित जो आसन है, जैसे मंडूक आसन हो गया, आपका वक्रासन हो गया, आपका अर्धमत्स्येंद्र आसन है, आपका गोमुख आसन है, पवन मुक्त आसन है। इसका तो नाम ही इस पे रखा हुआ है पवन मुक्त, जैसे ही हम उसको करते हैं तो उससे गैस रिलीज हमारा हो जाता है। तो ये कुछ आसन है जो स्पेसिफिकली पेट के ऊपर ही करे जाते हैं और पेट के ही कंडीशंस में कराए जाते हैं, जिनको अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके आंतों के मूवमेंट्स भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ आसन के साथ में अगर आप प्राणायाम प्रॉपर तरीके से फोकस करके करेंगे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, उद्गीत और ओम का चैंटिंग, इन सब चीज़ों को रेगुलर रूटीन में करने, और उसका टाइमिंग आप ऐसे देखो कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली होगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाला अगर 10 मिनट अनुलोम विलोम कर रहा है आप भी कर सकते हो, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले शुरू से करो, 1 मिनट के लिए करना शुरू करो, फिर धीरे 5 दिन 1 मिनट के लिए किया, फिर 7वें दिन से आपने उसको 4 मिनट कर दिया। तो जब आप ग्रेजुअली करके 5 से 10 मिनट के लिए कोई भी आसन को होल्ड करके करेंगे तो उसका बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ आसन के साथ में अगर आप प्राणायाम करेंगे, जैसे आप मान लो मंडूक आसन कर रहे हैं, मंडूक आसन के साथ में अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा ही डबल मिलता है। तो हर आसन के साथ में आप प्राणायाम भी कंज्यूम कर सकते हैं, दोनों करवा सकते हैं एक साथ में। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो शंख प्रक्षालन है, जी बिल्कुल, वो पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, मतलब पूरा हमारा इंटेस्टाइन क्लीन कर देता है। क्या एक सामान्य इंसान घर पर शंख प्रक्षालन कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे? जी देखिए, शंख प्रक्षालन सामान्य इंसान अच्छे से कर सकता है, बट उसमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम शंख प्रक्षालन कर रहे हैं तो उसका प्रायर डाइट हमारा क्या होना चाहिए, उसके बाद में हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। तो पीछे का डाइट अगर हम देखें तो शंख प्रक्षालन के पिछले दिन का डाइट में हमें कुछ ना कुछ लैक्सेटिव चीज़ें लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया पपीता हो गया, हम पपीता रात के खाने में कंज्यूम कर सकते हैं, हम नाशपाती कंज्यूम कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को कंज्यूम करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने शंख प्रक्षालन करना है अगर, और उसमें पर्टिकुलरली हमने आंवला को भिगोना है। आंवला जैसे एक इंसान करना चाह रहा है तो उसमें एक होता है लघु शंख प्रक्षालन, एक होता है दीर्घ। तो दीर्घ शंख प्रक्षालन में जो वाटर कंजप्शन है, जो हमारे गिलास हैं वो 18 से 20 हो जाते हैं। हमारा जो लघु शंख प्रक्षालन है उसमें 8 से 10 गिलासेस कंज्यूम करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेटर है कि आप लघु शंख प्रक्षालन करें। और उसमें जैसे आपने शुरू किया शंख प्रक्षालन, तो शंख प्रक्षालन में पहले आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में जैसे ताड़ आसन है, फिर आपका तिर्यक ताड़ आसन है, फिर आपका भुजंग आसन है, तिर्यक भुजंग आसन है, आपका ये पवन मुक्त आसन है। इन सब आसन्स को आपने बारी बारी करना है। आसन एक सीरीज आपका आसन का फिनिश हो गया, नेक्स्ट आप गए, आपने 2 गिलास पानी पिया, अगेन आप आए, फिर रिपीट आपने आसन की, फिर आप गए, आपने पानी पिया मोस्टली, फिर आपने 3 से 4 बारी में जब आप इसको कंटिन्यूटी में करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपका पेट जो है वो मोशन होना शुरू हो जाते हैं। और उसको मोशन तब तक आपने करने हैं जब तक आपको लगता है कि जैसा पानी पिया है वैसा नहीं आ रहा है। उसके बाद में आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम आंवला और सॉल्ट का वाटर इनटेक करेंगे तो हल्का फुल्का उससे क्या होता है कि हमारा ल्यूब्रिकेशन जो है वो हल्का कम होता है। तो उसके बाद वाली जो डाइट है हमारी, उसमें खिचड़ी और खिचड़ी के साथ में घी, उसका कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लुब्रिकेशन के लिए। जी बिल्कुल, लुब्रिकेशन उससे होगा तो हम उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से, फिर डाइजेशन का इशू जो है वो हमारा सही होगा। बट इसमें भी एक चीज़
चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे बहुत ही हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं जिनका बीपी ज़्यादा रहता है, तो उनको जो शंख प्रक्षालन करना है उसमें नमक की मात्रा उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कि नॉर्मल इंसान में होनी चाहिए, उसमें नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। जिन लोगों को आंवला से एसिडिटी हो जाती है वो लोग नॉर्मल बिना आंवले के पानी का हल्का ल्यूकवार्म वाटर सॉल्ट के साथ में उससे शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। जिन लोगों को फिर भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है नॉर्मली सौंफ के पानी से भी कर सकते हैं। तो इसमें 4 वाटर बन रहे हैं, एक हमारा आंवला विद सॉल्ट बन रहा है, एक आंवला विदाउट सॉल्ट बन रहा है, एक नॉर्मल वाटर बन रहा है आपका ल्यूकवार्म, एक नॉर्मल वाटर विद सॉल्ट बन रहा है। तो उस हिसाब से हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट इसका ऐसा है कि आप 6 महीने इसको करने के बाद में आपको फिर एक दिन आपने कर लिया, फिर आपको 6 से 8 महीने का गैप उसमें देना पड़ेगा। बट जिनको सीवियरली बैक पेन है या घुटने का दर्द है उनको इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाने के कारण फिर वो दिक्कत होती है थोड़ी। तो घुटने मोड़ने वाले एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर आपका किसी को कमर दर्द है तो आगे झुकने वाले एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा उसमें प्रिकॉशनरी तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। सर एक लास्ट प्रश्न जो भोजन से जुड़ा हुआ है, एक इंसान दिन में कितनी बार और कितना भोजन करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ तक बढ़ लेते हैं। जी बिल्कुल। तो आयुर्वेद में कहा है कि भाई पेट भर के नहीं करना चाहिए, भूख रख के भोजन करना चाहिए, वो जरूरी भी है। बाकी दूसरा क्या है ना, देखो हम अगर इसको एक साइंटिफिक तरीके से देखें तो अगर किसी का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, जो कि एक फार्मर है, फार्मर अगर 3 टाइम का खाना भी खाएगा तो वो उसको पचा लेगा। बट जैसे कि हमारा जॉब है, मान लो कि पूरा दिन सिटिंग रहती है, 9 to 5 का जॉब है जिसमें हम हार्डली दिन में 1 घंटा चल पाते हैं, तो उसमें हमारी कैलोरीज उसी हिसाब से रिड्यूस भी होनी चाहिए। हम अगर अपना ब्रेकफास्ट हैवी कर लेंगे, लंच कम कर देंगे और डिनर और कम कर देंगे तो हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल अच्छा रहेगा। हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली भोजन को करें, ऐसा नहीं कि हाँ टेस्टी है तो खा लें। बट इंडिया में मोस्टली क्या होता है कि कल को नहीं बच पाए रात को ज़्यादा खा लेते हैं। और दूसरा हमारा क्या है कि व्यवहार इंडिया का ऐसा है कि रात को सारा परिवार एक साथ मिलके बैठ के खाएगा तो खूब खाया जाता है। और सबसे अच्छा है कि आप ब्रेकफास्ट हैवी कर लें, लंच आपका थोड़ा सा कम करें और डिनर और ज़्यादा रिड्यूस करें, वो सबसे अच्छा रहेगा। और 3 टाइम आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बीच बीच में आपको प्रॉपर तरीके से पानी का कंजप्शन या जूस वगैरह है उनका कंजप्शन करना ज़रूरी है, ताकि वो गैप बहुत ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि अगर गैप ज़्यादा होगा तो अगेन वो गैस, एसिडिटी, इन सब चीज़ों को आपको करेगा ही करेगा। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्या रात को सोने से पहले जो हम दूध पी रहे हैं जी, कब्ज को ठीक करने के लिए उस दूध में हम घी मिलाकर पी सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बट अगेन वही चीज आ जाती है कि किसको सूट कितना हो रहा है और किसको नहीं हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड। और डिपेंड ये भी करता है कि वो दूध कितना प्योर है, हाँ, और वो घी कितना प्योर है। बिल्कुल। केमिकल वाला होगा तो नुकसान देगा ही देगा। बिल्कुल, जो भी आप पैक चीजें लेंगे वो नुकसान करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कब्ज के बारे में हमें इतना डिटेल में बताया कि कैसे क्या करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, और यहाँ पतंजलि के योग ग्राम में आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप नेचुरली अपने कब्ज को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका कब्ज ठीक होगा तो उसके साथ साथ कब्ज होने की वजह से आपको जो भी बीमारियां हुई हैं उनमें भी आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगेगा। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं या पतंजलि योग ग्राम आना चाहते हैं अपनी किसी भी बीमारी के आयुर्वेदिक उपचार के लिए, तो पूरी कांटेक्ट डिटेल्स और एड्रेस नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप हरिद्वार में स्थित पतंजलि के सेंटर यानी योग ग्राम में आकर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बीमारी से जुड़े हुए और आप चाहते हैं उसका आयुर्वेदिक उपचार आपको मिले, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक आपकी बीमारियों का नेचुरल ट्रीटमेंट पहुंचाता रहूंगा, ताकि आप आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, धन्यवाद सर।